हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए के बारे में। ओके, सो जब हम डीएनए का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले कि डीएनए जो है कोई मटेरियल है, यानी कि कौन सा मटेरियल जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाता है, तो हम कहते हैं कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में जाता है। ओके, और सबसे पहले हमें डीएनए की फुल फॉर्म के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी तो हम पता कर पाएंगे डीएनए है क्या। डीएनए की फुल फॉर्म उसके बारे में सब बता देती है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमें डीएनए के बारे में बहुत कुछ बताने वाला है। सबसे पहले इसने डीएनए के बारे में हमें एक चीज तो देखो यही बता दी है, एसिड, यानी कि हमारा डीएनए कैसे नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। तो इस फुल फॉर्म से हम बहुत सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम्हें डीएनए का सिर्फ फुल फॉर्म पता है तो तुम डीएनए के बारे में काफी कुछ बता सकते हो, और ये चीज मैं आगे तुम्हें बताने वाली हूँ कैसे। तो देखो, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड नाम सुना होगा। न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो, देखो, न्यूक्लिक एसिड यानी कि कुछ कुछ न्यूक्लियस से मिलता जुलता लग रहा है ना? न्यूक्लियस यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इससे ये बात हमें पता लग गई है, एसिड है यानी कि ये एसिडिक नेचर का है। और अभी इसके स्टार्टिंग के नेम से भी हम बताएंगे कि ये इसकी स्ट्रक्चर इसके नेम से कैसे बन जाएगी और कैसे हम डीएनए को सिर्फ इसके नेम से भी पढ़ पाएंगे। सो डीएनए का मैंने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल होता है ये, और ये पेरेंट्स टू प्रोजेनी जाता है। एंड डीएनए जो है, अब देखो डीएनए की बात आ जाती है कि भाई डीएनए है क्या, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। सो फर्स्ट अगर तुमसे कोई डीएनए के बारे में पूछा तो यही बताइए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, पेरेंट्स टू प्रोजेनी में जा रहा है। फिर डीएनए जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये बता सकते हैं कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। थर्ड हम बोलेंगे कि डीएनए एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब समझते हैं कि बहुत सारी कुछ यूनिट्स है जिनको रिपीट करने के बाद डीएनए बना होगा। एंड वो यूनिट्स क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और जो रिपीटेटिंग यूनिट होती है उन यूनिट्स को हम मोनोमर बोलते हैं। ये इसके मोनोमर्स हैं। ओके, डीएनए के मोनोमर्स क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि ये बार 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 ऐसे रिपीट हुए होंगे तब हमारा डीएनए बना होगा। ठीक है, तो अब देखिए एनसीईआरटी की ये लाइन है। एनसीईआरटी में ऐसे बोला गया है कि भाई डीएनए जो फ्रेडरिक मिशर थे उन्होंने बताया ये कि भाई डीएनए के अंदर कोई एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। ओके, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि डीएनए जो है वो कोई एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में किसने प्रपोज किया? हेलिक्स मॉडल दिया, डबल हेलिक्स मॉडल। किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने। यानी कि जो डबल हेलिक्स मॉडल जैसे हेलिकल जैसे रोटेट कर रहा है, दैट इज डबल हेलिक्स मॉडल, जो डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ठीक, तो अब देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पे मैंने स्लाइड पे काफी चीजें लिखी है, लेकिन चीजों को मैं ड्रॉ करके बताऊंगी आपको कि भाई स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो फर्स्ट तो ये है कि स्ट्रक्चर दी किसने थी? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था मॉडल। अब ये भी हमें पता लगे कि ये पॉलीमर है किसी मोनोमरिक यूनिट का, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होती है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होती है वो तीन चीजों से मिलके बनी होती है। फर्स्ट वन पेंटोस शुगर, सेकेंड नाइट्रोजनस बेस और थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। चलो हम थोड़ा सा आगे जाके बताते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये बहुत सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी कि n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे होंगी। ओके,
बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होती है? सो न्यूक्लियोटाइड को भी जब हम तोड़ते हैं यानी कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उन हाइड्रोलाइसिस हमें न्यूक्लियोटाइड से मिलने वाला है एक शुगर, दूसरी बेस और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर जो शुगर प्रेजेंट होती है उस शुगर का नाम है पेंटोस शुगर। ये इसको पेंटोस शुगर इसलिए बोला गया क्योंकि 5 कार्बन की है, ओके, और 5 मेंबर रिंग होती है इसकी। बेस जो होती है यहाँ पर वो नाइट्रोजन कंटेन करती है, सो उन्हें बोलते हैं हम नाइट्रोजिनस बेस। और अभी नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं यानी कि ये भी दो तरह की होती हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। अब जो प्यूरीन होती है उसको देखेंगे, फिर पिरिमिडीन को देखेंगे, फॉस्फेट ग्रुप का पता लग गया है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। तो हम पीछे जाके अब वापस से देखने की कोशिश करते हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है वो पेंटोस शुगर से बनी है फर्स्ट, सेकेंड नाइट्रोजनस बेस होता है उसमें, थर्ड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हम एक एक चीज़ को देखने वाले कि पेंटोस शुगर क्या है, नाइट्रोजनस बेस क्या है, और ये नाइट्रोजनस बेस कितनी तरह की है, ओके, ये सब भी हमें इससे पता लगेगा। तो पेंटोस शुगर मैंने बता दिया है कि ये 5 कार्बन की शुगर होती है। अभी इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसी एक शुगर होती है ये OH अब हम यहाँ पे देखो काउंट करते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये हो गई नंबर ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर ये शुगर का नाम है राइबोस शुगर, ठीक है, 5 मेंबर की रिंग है ऐसे, और इसमें इस तरह से OH ऊपर यहाँ है, यहाँ पे नीचे 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 ये CH2OH। अब अगर इसमें से हम क्या करें, इसमें से हम इस OH को हटा दें, एलिमिनेट कर दें, तो हमें मिलती है फिर एक नई शुगर। यहाँ OH होगा लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ HH होगा। तो ये शुगर जो है इस शुगर को हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये शुगर कौन सी है? ये शुगर है हमारी डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक, डीऑक्सी राइबोस शुगर। इसमें हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, तो ये पता लग गया कि हमारे DNA के पास कौन सी शुगर होती है, ये वाली, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो यहाँ से डीऑक्सीराइबोस से याद आ रहा है कि DNA का नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसको इस शुगर की वजह से डीऑक्सीराइबो बोला गया है ना। DNA का जो ये नाम लिया गया है वो इस शुगर से लिया है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं बेस के बारे में। तो इतना मैंने बताया था कि नाइट्रोजनस बेस में दो तरह की होती हैं, ये प्यूरीन और पिरिमिडीन। अब प्यूरीन जो होती है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, यानी कि उसमें एक 6 मेंबर और एक 5 मेंबर फ्यूज्ड रहती हैं, और पिरिमिडीन जो होती है वो ओनली 6 मेंबर होती है, मतलब 6 मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई हम इसको नाइट्रोजनस बेस बोलेंगे। अब यही इनमें कुछ जो यहाँ पे हमें दे रहे हैं सब कार्बन वगैरह होंगे, इनमें कुछ बॉन्ड वगैरह भी होते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हमें पता है कि प्योरीन होती है और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, पिरिमिडीन ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। फिर इसके बाद ये दो टाइप की होती है, यानी कि एडेनिन और गुआनिन, ठीक है, एडेनिन
ग्वानिन, और ये साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल, साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल, ये प्रेजेंट होता है इसमें। अब हम देखने वाले हैं कि डीएनए, हमारे डीएनए के पास क्या क्या प्रेजेंट है। हमारे डीएनए के पास होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, बट यूरेसिल नहीं होता है। ऐसे ही आरएनए भी, जिस डीएनए का भाई है, उसके पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन है, लेकिन थायमीन के बदले उसके पास यूरेसिल है। अब थायमीन और यूरेसिल में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि जो थायमीन होता है वो 5-मिथाइल यूरेसिल होता है, यानी कि अगर यूरेसिल के ऊपर हम 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, थायमीन बन जाता है। इतना सा डिफरेंस, ओके। तो हमें नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में भी पता लग गया है। फिर अब हम वापस से जो हमने लिखा था उस पर ध्यान देते हैं कि पेंटोस शुगर राइबोस शुगर होती है जो कि आरएनए में प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबोस जो कि डीएनए में प्रेजेंट होती है। फिर नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरीन और pyrimidine होती है। प्यूरीन में एडेनिन, ग्वानिन एंड pyrimidine में साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल होता है। अब देखो, एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो तीनों डीएनए आरएनए दोनों में कॉमन है, लेकिन जो थायमीन है वो सिर्फ डीएनए के पास होती है और जो यूरेसिल है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए के पास होती है। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली है। हमें डीएनए के बारे में कितना कुछ पता चल गया है कि डीएनए जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। इसके बाद हमें ये पता लग गया है कि डीएनए जो है उसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें वॉटसन क्रिक ने दी थी, और डीएनए की फुल फॉर्म से ही हमें पता लगता है कि भाई वो एसिडिक नेचर का है और वो जो है लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में हमने देखा कि क्या क्या होता है, पेंटोस शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। ओके, हमने शुगर देखा, शुगर राइबोज आरएनए में होती है और जब इससे ऑक्सीजन निकल जाता है एक, तो डीऑक्सीराइबोज बन गई है। फिर नाइट्रोजनस बेस दो तरह की होती है, प्योरीन, पेरिमिडीन, जो कि मैंने प्योरीन का बताया था कि वो जो होती है डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, एक 5 और एक 6, और पिरिमिडीन जो होती है वो ओनली सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। फिर ये पता लग गया है कि एक चीज का डिफरेंस होता है आरएनए डीएनए में, दो चीज का डिफरेंस हमें पता लगने वाला है यहाँ से। फर्स्ट डिफरेंस है कि आरएनए के पास राइबोस शुगर है, डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोस शुगर है। तो यहाँ से पता लगा कि एक ऑक्सीजन ज्यादा है आरएनए के पास, ओके। दूसरी चीज, आरएनए के पास जो है वो यूरेसिल है और डीएनए के पास थायमीन है। ये चीज भी हमें इससे सीखने के लिए मिली। फिर ये पता लग गया। अब हम ये थोड़ा सा हमें वैसे तो पता ही चल गया है न्यूक्लियोसाइड होता क्या है। चलो न्यूक्लियोसाइड बना के देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड में यानी कि हमारी शुगर है, हम बस रफ बना रहे हैं ऐसे, और शुगर से हमने बेस को जोड़ दिया और वो भी ये कार्बन 1 पे, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब क्या होता है, यानी कि ऑलरेडी न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है, शुगर बेस जुड़ा हुआ है, 5th वाला जो यहाँ पर 5th कार्बन है, इस पर हम जब फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो अब देखो यहाँ एक लिंकेज आई है, इस बॉन्ड के थ्रू कुछ जुड़ा है और यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना है, तो इन दोनों बॉन्ड का हमें पता करने की जरूरत है। ये जो लिंकेज है इसको हम बोलेंगे, क्योंकि कार्बन 1 से बेस जुड़ा है, इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पर जो फॉस्फेट जुड़ा है इससे हमारी शुगर से, वो है कौन सी वो लिंकेज है, फोस्फो एस्टर लिंकेज। ठीक है, अभी के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। और जब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड इस तरह जुड़ती जुड़ती चली जाती हैं, उसको हम डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। वो डी से हमारा डीएनए बनता है, ओके। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का थोड़ा बता ही देते हैं कि हमारी ये न्यूक्लियोटाइड हो गया एक, ठीक है, बेस यहाँ पर जुड़ गया फॉस्फेट। अब यहाँ पर हमारा होता है 3rd प्राइम OH, ऐसे ये 5th वाला फॉस्फेट ऐसे यहाँ पे होगा,
तो यहाँ पर जो फॉस्फेट होता है इसके पास OH ग्रुप होता है और इस तरह से इनमें से H2O निकल के जाता है और यहाँ पे O के थ्रू लिंक बॉन्ड बनेगी। और जब ये एसिड है और इसके साथ बॉन्ड बनेगी तो फिर यहाँ क्या बॉन्ड होगी, एक नई बॉन्ड यहाँ बनने वाली होगी, उसको बोलेंगे फिर से, वो भी क्या होगी, एस्टर लिंकेज। और ऑलरेडी यहाँ पर भी जब ये जुड़ा था एक एस्टर लिंकेज यहाँ थी जब ये न्यूक्लियोटाइड बन रहा था। तो इसलिए हम बोलते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किस लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं, उसे बोलते हैं फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज। दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो वहां पर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनती है। अब इस लिंकेज के बारे में ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये लिंकेज बनी कैसे है। ओके, अभी हमें ये याद रखना है कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज होती है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और ऐसे ही वो जो पूरा का पूरा DNA बना है उसमें बीच में जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनी है वो सारी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है।